हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक और वीडियो लेकर के। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वैदिक काल। आज भी वही चलेगा हमारा। और वैदिक काल में बच्चों मैं आपको बता रहा था कि नदियों, ये जो नदियों के नाम है ये कैसे याद रखें। जैसे सरस्वती का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिंधु का नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो हैं इनका नाम रखने की आवश्यकता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सतुद्री और सतलज तो सेम ही है। विपाशा वसु ऐसे बताया था। और परुशनी जो होगा, परुष वो रवि रवि लड़कों का ही नाम होता है, ऐसे याद रख लो, परुष। अब ये है अस्कनी। क्या है? अस्कनी। अब अस्कनी को कैसे याद रखें? ठीक है, तो अस्कनी है, अस्कनी को कैसे याद रखें दोस्तों? देखो, अस्कनी चटकनी कुछ ऐसे याद कर लेना। चिनाब या एक को तो रट भी सकते हो आप। ठीक है, और वैसे भी अस्कनी लड़की जैसा नाम लग रहा है, ये भी चिनाब उसी तरीके से है। ठीक है, आगे देखो, वितस्ता और झेलम। तो ये बहुत आसान है। वितस्ता मतलब व्यस्तता, वितस्ता या व्यस्तता। और जब ज्यादा व्यस्त रहता आदमी तो उसे झेलना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। सही है, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए, तो ये ऋग्वेद हो गया। और हाँ, देखो ऋग्वेद में जो 25 नदियों का उल्लेख है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन कौन सी का नहीं है। तो जैसे इनका हो गया, ऐसे ही दोस्तों गंगा का है, लेकिन गंगा का केवल एक बार जिक्र है, केवल एक बार, इसलिए ये आपको याद रखना है। ठीक, यमुना, यमुना का 3 बार है। सही, तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं और हम ये जानेंगे अब कि पूर्व वैदिक काल में, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में यानी कि ऋग वैदिक काल में, सही, उस समय सामाजिक स्थिति। ठीक है, अब ये जानेंगे हम। सही है, पूर्व पूर्व वैदिक काल, सामाजिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, मैं जो घटना चक्र पूर्व अवलोकन की सीरीज आती है पुस्तकों की, में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो उससे संबंधित भी लेके आऊंगा मैं। यहाँ पे आपकी थ्योरिकल चलता रहेगा और वहां से आपके प्रैक्टिस या अभ्यास चलता रहेगा। आप जरूर देखें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो भैया, आर्य जो सभ्यता थी, पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? अर्थ व्यवस्था, व्यवस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय थी और ये वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, चलिए, तो सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो उस समय पे प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी, सॉरी ये सामाजिक नहीं है, ये राजनीतिक है दोस्तों, राजनीतिक, यानी कि प्रशासनिक भी कह सकते हो। तो सबसे बड़ी जो इकाई थी वो कबीला था। क्या था? कबीला, ये सबसे बड़ी इकाई थी, या कबीला कह सकते हो या जन कह सकते हो। और इसका जो अध्यक्ष होता था उसे गोप कहते थे। देखो, ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा कि समाज की सबसे बड़ी इकाई, सॉरी राजनीतिक सबसे बड़ी इकाई पूर्व वैदिक काल में कौन सी थी? कबीला या जन। और उसका मालिक गोप कह सकते हो, या गोपा, या राजा। ठीक है, ये कहते थे। इससे छोटा जो होता था, कबीला या जन से छोटा, विष। क्या होता था दोस्तों? विष। और विष का जो मालिक होता था उसे कहते थे विषपति। विष ऐसे समझ लो। देखो ये कैसे है, ये डिवाइडेशन कैसे है, राजनीतिक स्थिति कैसे है। अभी आप समझो अपने देश में राजनीतिक या प्रशासनिक स्थिति कैसे है। जैसे अपने देश में सबसे बड़ा राज्य अपना भारत देश हो गया, सबसे बड़ा भारत, भारत से छोटे
प्रदेश, प्रदेश से छोटे क्या आएंगे? प्रांत, प्रांतों से छोटे तहसील या ब्लॉक, उनसे छोटे ग्राम पंचायत, उससे छोटे ग्राम, इस तरीके से है। ऐसे ही ये है। तो उस समय पे सबसे बड़ा जो होता था वो कबीला होता था, और कबीले को फिर किस में बांटा गया था? विष में। कई एक कबीले में कई सारे विष हो सकते थे, और विष से छोटा होता था ग्राम। एक विष में ग्राम हो सकते थे, ठीक है। और ग्राम से छोटा होता था। ग्राम का हेड कौन होता था? तो नाम याद रखना, ग्रामीणी। गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी। और ग्राम को बांटा गया था कुल में। कुल का मतलब परिवार, तो गांव में परिवार ही होते हैं, या इसी को कुलब भी कह देते हैं, सॉरी गृह। अब इनका जो मालिक है उसे कुलब कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कुलब या गृहपति या कुलपति, कई सारे नाम दे सकते हो आप। इन नामों से जाना जाता था। ध्यान दें, ये देंगे, उस समय ये राजनीतिक की सबसे बड़ी इकाई थी। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, ठीक है। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई। और सबसे छोटी कौन सी हुई? तो कुल या गृह, ये सबसे छोटी है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कौन सी सबसे छोटी इकाई थी और कौन सी सबसे बड़ी इकाई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आगे अब हम चलते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थोड़ी सी और आ जाती हैं, ठीक है। क्या है? जैसे जो हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में जो जन शब्द है, जन, जन शब्द का उल्लेख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बता रहा हूं, 275 बार आया है। लेकिन जनपद, जनपद शब्द का उल्लेख भैया एक भी बार नहीं है, एक बार भी नहीं, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे, सही है। और ग्रामों के बीच जब संघर्ष होता था उसे संग्राम कहा जाता था, बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें हैं उस समय के बारे में, जैसे जो राजा होता था, तो जब इसका राज्य अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक, ठीक है। जब इसका राज्य अभिषेक होता था, तिलक होता था, तो सभी भाग लेते थे, सभी भाग लेते थे लोग, ग्रामीणी, कुलपति, विशपति, ये जो बताए हैं, ठीक है, रथकार, कर्मकार आदि सभी भाग लेते थे, ठीक है। किन किन को बताया मैंने? ग्रामीणी, कुलपति, विशपति, रथकार, और आपका कौन है? कर्मकार, या अन्य आदि लगा सकते हैं हम, ठीक है। ये सब भाग लेते थे। और जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे उनको ऊपर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में जो प्राचीन काल में जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था रत्नी, ये, ठीक है, रत्निन, ये नाम कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऋग्वेद में है ना, रत्निन कौन थे? तो महत्वपूर्ण अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, ठीक है, ये कहलाते थे। राजा का जो पद था वास्तव में ये वंशानुगत नहीं था। उस समय भारत में गणतंत्र व्यवस्था लागू थी। अब इतने साल पहले, देखो ईसा के जन्म से 1500 साल पहले का समय है, ठीक है। अर्थात चुनाव होता था, लेकिन कुछ संदर्भों में राजा का पद वंशानुगत था। जैसे जो समिति होती थी, समिति आदि के उसमें था। लेकिन देखो, समिति और सभा दो चीजें थी, ठीक है, समिति और सभा। तो सभा चुनाव करती थी और समिति जो थी
हाँ, उसमें वंशानुगत हो जाता था। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं। इसी राजा पर नियंत्रण रखने के लिए, देखो आजकल का राजा तो निरंकुश हो जाता है। इस राजा पर नियंत्रण रखने के लिए 4 प्रतिनिधि सभाएं थी। 4 प्रतिनिधि सभाएं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे वैसे राइट पेन से ही लिख रहा हूँ और अब से स्टार भी बना दिया करूंगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी थी भैया 4 प्रतिनिधि सभाएं? तो एक समिति, ठीक है, एक सभा और एक विद्रत और एक आपका गण। सही है, ये थी समिति, सभा, विद्रत। ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों राजा के अधिकारों को नियंत्रित करती थी। यानी कि राजा के अधिकारों को नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित करती थी। सही है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। और इन समितियों का चुनाव भी मैंने बताया समिति के संदर्भ में वंशानुगत सभा चुनाव करती थी। ठीक है, विद्रत के बारे में क्या याद रखना है? ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था। ठीक है, ये ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था थी। राजा की पटरानी को महिषी कहा जाता था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा की पटरानी, ठीक है, तो पटरानी को क्या कहते थे? महिषी। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, स्टार लगा लो। ठीक है, और ये राजा के जो प्रशासनिक कार्य थे उसमें सलाहकार का कार्य करती थी। यानी कि सलाहकार होती थी ये राजा की, राजा के साथ। ठीक है, तो उस समय पे हमें यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था। ठीक है, समिति के बारे में जाने, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो समिति ऐसे समझ लो जैसे आज की लोकसभा है ना? तो लोकसभा में चुनाव कौन करते हैं? लोग। हम करेंगे अब ये जो 2024 का चुनाव आ रहा है, ठीक है, पूरी जनता करती है, तो ये लोकसभा है। और इसी को कबीले की आम सभा कहते थे। कबीले की आम सभा थी ये। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष, वो कहलाता था ईशान। याद रखना, ठीक है, स्टार लगा लो। समिति का अध्यक्ष ईशान, और राजा का जो चुनाव होता था वो इसी के द्वारा किया जाता था, समिति के द्वारा राजा का चुनाव। ठीक है, समिति ही करती थी, ये याद रखना। सभा क्या थी? सभा के बारे में भी समझ लो, है ना? अच्छा लग रहा है? नहीं समझ में तो आ रहा होगा भाई। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में लिखना क्या समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से समझा। जैसे आजकल राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो वहां पे किसका था? वृद्धों का। ठीक है, वृद्धों का एवं कुलीन लोग, जो समाज में थोड़ी उच्च या अमीर थे, महत्वपूर्ण लोग थे, ऐसे कह सकते हो। कुलीन लोगों की संस्था थी ये, कुलीन लोगों की संस्था। ठीक है, और इसमें भी महिलाएं भी आती थी। तो इस समय पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। ये तो बाद में समय जब निकला है, इस समय पर कोई वर्ण व्यवस्था का वो नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता है। हाँ, वर्णों की चर्चा मिलती है, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। आगे अभी हम पढ़ेंगे
और इसका जो अध्यक्ष होता था उसे सभापति कहा जाता था। ठीक है, सभापति या अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभापति या सभापति, इस तरीके से कहा जाता था। ठीक है, और जब उत्तर वैदिक काल आएगा, समझना, इसके बाद का समय, जब उत्तर वैदिक काल आएगा दोस्तों, तो क्या होगा? समिति भी, ठीक है, समिति और सभा दोनों तब तक समाप्त हो जाएंगे। समझ में आया नहीं? तब तक दोनों समाप्त हो जाए। विदत क्या था? विदत जो ये दिया था, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों विद्रथ क्या होता था? तो विद्रथ में मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ इसी के नीचे, सामाजिक, धार्मिक, सैन्य कार्य। ठीक है, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या सैन्य, ये जो कार्य होते थे ये विद्रथ करती थी। ठीक है, चाहे सैन्य लूट, क्या, सैनिकों ने लूट की है और लूटा हुआ जो माल मिला है, धन मिला है, तो उसका बंटवारा, सैन्य लूट का बंटवारा करना हो, ये सब यही करती थी। ठीक है, और इसमें भी महिला और पुरुष होते थे। और गण क्या था? तो ये कुलीन लोगों की सभा थी। कुलीन लोग कौन है? फिर से कुलीन आ रहा है, कुलीन लोगों की सभा। कुलीन मैं बता रहा हूँ, मोहल्ले में ऐसा आदमी नहीं होता जिसका मान सम्मान ज्यादा होता, और किस वजह से होता है? वो थोड़ा अमीर है, बस ऐसी समझ लो, उस समय पे भी ऐसा था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, अभी हमें पढ़ते रहना है। ठीक, तो दोस्तों आगे है जो पूर्व वैदिक काल है या उत्तर ऋग वैदिक काल है, उसमें प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? तो हम देखते हैं प्रमुख अधिकारियों को, ये सब आपको मेंशन करना है, लिखना है। एक नंबर में देखो बना के क्या दे दे, कैसे क्वेश्चन दे दे। तो पुरोहित सबसे प्रमुख यानी कि सर्वश्रेष्ठ था ये, और तो थे ही थे, कुछ मैंने पीछे बताए, जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। ठीक है, और पुरोहित के बाद कौन? ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे होता था सेनानी। ठीक है, और तो सेनानी कौन था? पुरोहित के बाद जो आता था, सेना का प्रधान कह सकते हैं। ऐसे ही पुरुप, पुरप एक अधिकारी ये होता था, ये किले का प्रधान होता था, किले का प्रधान। और एक होता था स्पर्श, ये गुप्तचर संस्था का प्रधान होता था। ठीक है, गुप्तचर क्या होता है? सीआईडी है ना, साधारण कपड़ों में रहने वाले लोग देश को सूचनाएं जो देते हैं, देश की सेना को, वो है ये। तो उस समय पर ये सारी व्यवस्थाएं थी। सैन्य व्यवस्था स्थायी नहीं होती थी। ठीक है, वो सब कुछ आने वाला नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं। कर भी लिया जाता था, लेकिन स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, कोई दबाव नहीं होता था। और कर को क्या कहा गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बलि कहा जाता था, इसलिए स्टार लगा लेना। कर को क्या कहा गया है? बलि। ठीक है, न्याय व्यवस्था वगैरह सब कुछ था, इतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल यहाँ से आगे हम फिर से शुरू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, और फिर से एक निवेदन कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।